हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल क्या पढ़ा था हमने? गॉर्डन शुरू कर ली थी क्या? क्या क्या लिख दिया था उसमें? कौन कौन राजा थे जो अंग्रेजों से सहायता का प्रयास करते हैं? पृथ्वी सिंह, विजय सिंह और प्रताप। इन्होंने अंग्रेजों से सहायता का प्रयास किया था। अच्छा, उसके बाद में हमने पढ़ा कि आगे सबसे पहले संधि कौन करता है आपके? भरतपुर। भरतपुर संधि कब करता है? 29 सितंबर 1803 में संधि करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आपके संधि करता है अलवर। अलवर कब करता है? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो तो कौन था? हेस्टिंग्स। और संधियों में प्रतिनिधि बन के कौन आया था? लॉर्ड लेक। फिर आपके 17 में करौली और कोटा कब कब करते हैं? 9 नवंबर और 26 दिसंबर। करौली का राजा कौन था? हरबख्शपाल। कोटा का राजा कौन था? और बाकी ज्यादातर रियासतों ने संधि कब कर ली थी? 1818। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन संधियों में प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। और मेलकम ने कहां कहां साइन किए थे? सिरोही संधि कब करता है बाद में? 11 सितंबर 1823। सिरोही का राजा कौन था? गवर्नर जनरल कौन बन गया था? लॉर्ड एमस्ट। और जो प्रतिनिधि था वो कौन था? एलेक्जेंडर स्पियर्स। इतनी बात पड़ी थी या और भी लिखवाया था कुछ? चलो आगे पढ़ते हैं लो, इससे इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ, क्या हो गया? रजिस्टर खो गया? मिल गया? हाथों हाथ ही खोया पाया। अब अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां कर ली। संधियां करने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। राजा अंग्रेजों को रुपए देंगे और अंग्रेज उसके बदले में उनको क्या देंगे? सुरक्षा देंगे। ठीक है साहब, आप हमें सुरक्षा दे दो। तो क्या हम मान लो, अब राजा ने अपने राजा ने कहा कि भाई मेरी कोटा के राजा ने कहा मेरी बूंदी से लड़ाई हो जाए तो मैं समाचार कहाँ भेजूं? तुम तो कलकत्ता रहते हो। भाई गवर्नर जनरल कहाँ रहता था? कलकत्ता। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, तुम्हें कलकत्ता समाचार भेजने की कोई आवश्यकता हमारा एक बंदा हमेशा तेरे पास ही रहेगा। एक बंदा तेरे पास रहेगा, तेरे कोई भी दिक्कत हो इस बंदे को बोल देना, ये अपने आप सूचना भेज देगा हमारे पास। तो एक अंग्रेज राजधानी में रहता था, उसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? जैसे हमने पढ़ा था कि टोड क्या बन के आया था? पढ़ा कहाँ रहेगा पॉलिटिकल एजेंट? रियासत में। कहाँ रहेगा? जहाँ राजा रहता है वहीं पे पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। इसलिए उसका एक नाम और था, रेजिडेंट। क्या नाम था? वो वहां का रेजिडेंस है उसका वहां पे, इसलिए उसको क्या बोला करते थे? रेजिडेंट। तो हर रियासत में अंग्रेजों का एक अधिकारी रहता है, उसको क्या क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, या एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे, who was called as political agent और रेजिडेंट। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे, who was called as political agent और रेजिडेंट। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे, who was called as political agent और रेजिडेंट। जिसे क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। अब ये कहाँ रहेगा? रियासत में। और सूचना किसको देगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहाँ बैठता है? कलकत्ता। तो बात तो वही होगी। राजा करौली का राजा कलकत्ता सूचना भेजे या करौली में बैठा वो पॉलिटिकल एजेंट भेजे, दूरी तो उतनी है। ये थोड़ी है कि अंग्रेज के लिए दूरी कम हो जाएगी, राजा के लिए दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो कहा नहीं नहीं, इसको कलकत्ता आने की आवश्यकता नहीं है। इनके ऊपर सारे जो रेजिडेंट होंगे, इनके ऊपर एक रेजिडेंट और बनाया जाएगा। उसको बोलते थे रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलते? भाई एक तो करौली का रेजिडेंट, भरतपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, टोंक का, सब अलग अलग रेजिडेंट होंगे। और इन सारे रेजिडेंट के ऊपर पूरे राजस्थान का होगा। राजस्थान वाले को क्या बोलते थे? राजपूताना। इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और ये रहेगा दिल्ली।
कहाँ रहेगा? तो इसलिए राजस्थान की न्यूज कहाँ पहुंचा दो? दिल्ली। दिल्ली वाला अपने आप कलकत्ता भेज देगा, जो डिसीजन लेना ले लो, तुम्हें कलकत्ता आने की आवश्यकता नहीं। तो पूरे राजस्थान का रेजिडेंट क्या कहलाता था? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और ये जो पहला आदमी था इसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था? तो पूछे कि राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था, तो कौन था और कहां पे रहता था? दिल्ली। कहां रहता था? देखो हेडिंग डालो डेविड ऑक्टरलोनी, इसी में एक हेडिंग डाल दो अपने, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। देखो यह है पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। दिल्ली क्या था इसका? मुख्यालय। किसका? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और पूरे राजस्थान का एक ही बनता है। पर बाद में कहा गया कि नहीं यार, पूरे राजस्थान का एक बंदा है रेजिडेंट फॉर राजपूताना, रहता कहां पर है? दिल्ली। तो दिल्ली तो राजस्थान से बाहर है, तो रेजिडेंट फॉर राजपूताना राजस्थान में तो रहना चाहिए। राजस्थान में कहाँ रखें? तो राजस्थान में अंग्रेजों का एक ही जगह कब्जा था, अजमेर। कहां पे कब्जा था? अजमेर पर अंग्रेज कब्जा करते हैं 25 जून 1818 को। कब करते हैं? और वो अंग्रेज जो अजमेर पर कब्जा करता वो भी डेविड डॉक्टर लोनी था। ये बंदा था, इसने अजमेर पे कब्जा किया था। तो अजमेर पे अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 25 जून 1818 कब्जा हो गया था। फिर उन्होंने अजमेर के अंदर अपना एक अधिकारी बिठाना शुरू किया, एजीजी। क्या बिठाना शुरू किया? भाई रेजिडेंट फॉर राजपूताना सूचना किसको देता है? गवर्नर जनरल। तो उस रेजिडेंट फॉर राजपूताना का नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल को न्यूज देता है तो गवर्नर जनरल का एजेंट है, इसलिए नाम क्या कर दिया जाए इसका? एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 कब? कहां बिठाना शुरू किया इसको? अजमेर। कहां बिठाना? अजमेर। और जो पहला आदमी था उसका नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था? तो पहला राजस्थान का एजीजी कौन था? कहां बैठता था? कब बैठना शुरू किया था? अजमेर पे कब्जा कब हुआ था अंग्रेजों का? 25 जून 1800। एक लाइन छोड़ के लिखना ना, अलग से एक लाइन लिखो। 25 जून 1818 ईस्वी को। ऑन 25 जून 1880। 25 जून 1818 ईस्वी को, 25 जून 1880। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वो स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वो स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वो स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। लाइन चेंज कर लिखो। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लोकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अच्छा, अरे मैं उल्टा बोल गया क्या? अच्छा, तो इसको ऊपर वाली लाइन को अपने चेंज कर लो ना। 25 जून 1818 की जगह 1832 कर दो, पूरा हटा दो। मैं दो लाइनें मिक्स कर गया। सीधा अपने उसकी जगह 1832 कर दो, फिर लाइन सही हो जाएगी। वो एक लाइन अलग से लिख लेंगे। 25 जून 1818 पूरा हटा दो, उसकी जगह लिख लो 1832, फिर लाइन सही हो रही है ना। 1832 ईस्वी को अजमेर में जीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला जीजी हो जाएगी, फिर लास्ट में लिख लेंगे 25 जून वाली बात, लास्ट में लिख देंगे। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। ये यहाँ पर नीचे अलग से लिख के और बॉक्स में बंद कर लो। नीचे वापस से एक लाइन लिख लो। 25 जून 1818 ईस्वी को, ऑन 25 जून 1880
25 जून 1818 ईस्वी को 25 जून 1880 अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार किया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अजमेर। अब सही हो गया ना? अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार किया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अजमेर। अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार किया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अजमेर। बॉक्स बंद कर लो इस लाइन को, अब आप कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कोई पूछे अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा कब किया था? 25 जून 1818। अंग्रेजों ने अजमेर को एजीजी का ऑफिस कब बनाया था? 1832। और पहला एजीजी कौन बनाया गया था? अब्राहम लोग। कौन बनाया गया? अजमेर। कब एजीजी का ऑफिस कहां पर लगता है? अजमेर। अजमेर में पड़ती गर्मियां, गर्मियां पड़ती तो अंग्रेजों को ठंडी जगह चाहिए थी। ठंड मराठों से। कल तो मैंने बताया था कि मुगलों से मराठे और मराठों से अंग्रेज। सिंधिया का कब्जा था अपने अजमेर पे। लिखो 1845 ईस्वी में, इन 1945 एडी। 1845 ईस्वी में, इन 1945 एडी। 1845 ईस्वी में आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। कब? तो अब ये कह दिया भाई गर्मी में तो कहां चले जाओ? आबू। और सर्दियों में कहां पर आ जाओ? अजमेर। पर बाद में अंग्रेज आबू ही रहने शुरू हो गए, इधर अजमेर की तरफ आते नहीं थे क्योंकि ठंडी जगह थी यार, पहाड़ों के ऊपर ठीक रहता था वहां पे। फिर अंग्रेजों का नाना ये गलत है तुम्हारा। तो फिर 1864 के अंदर लेके आए कि ना साहब 6 महीने तो अजमेर और 6 महीने, तो ये 6 6 महीने वाली व्यवस्था कब लेके आए थे? 1864 की। नहीं भाई अजमेर में भी रहना पड़ेगा आपको, वरना भाई सेंटर कहाँ बनाया जाता है? बीच में। आबू तो राजस्थान के एंड में पड़ा है। आबू में बैठ के भी राजस्थान कंट्रोल कैसे हो जाएगा? लिखो 1864 ईस्वी में, 1964 एडी। 1864 ईस्वी में, 1964 एडी अजमेर व आबू के लिए 6 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू के लिए 6 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू के लिए 6 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। अजमेर तथा आबू के लिए कितने कितने दिन की व्यवस्था की गई? 6 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। मतलब 6 महीने तो कहां पे रहोगे? अजमेर आबू। और 6 महीने कहां रहोगे? अजमेर। 6 6 महीनों की व्यवस्था कर दी गई थी। अंग्रेजों का जब राज आया तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई राजाओं के साथ संधियां की, और संधियां करके कहा हम राजाओं की करेंगे सुरक्षा और राजा हमें क्या दे देंगे? रुपए। सुरक्षा करने के लिए क्या चाहिए? सेना। तो अंग्रेजों ने राजस्थान में क्या बनाई? सेना। तो कौन कौन सी बनाई थी? लिखो राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। अंग्रेजों ने नई रियासतों, नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेज। अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेज। अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेज। जैसे मैं उतार रहा हूं, एक बार लिख लिया आपने, फिर एक एक की बात कर लेंगे।
ऐसे चला दोगे। उतारो कौन कौन सी सेनाएं थी। हाँ, इंग्लिश में लिखना। इतना भी क्या यूं करना। आप यार राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक तैयारी करते हो, इतना क्या है किसी भाषा के प्रति अलगाव रखना। ये बुरी स्थिति है यदि तुम ऐसा करते हो तो। ऐसा नहीं है कि तुम इंग्लिश बोलते नहीं हो या इंग्लिश लिखते ही नहीं हो। सारे दिन तो तुम इंग्लिश बोलते हो। कब तुमने किसी को कहा कि मैंने तुम्हें संदेश प्रेषित किया है, मैसेज भेजा है? कब तुम कहते हो कि मेरे मोबाइल में एक छूटी हुई कॉल है, मिस कॉल? कब तुम कहते हो मोबाइल, मोबाइल ही बोलते हो तुम? ये थोड़ी कहते हो मेरे पास चल फिर दूरभाष यंत्र है। उतार लिए। पहला कौन सा है बताओ देखे। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बनाई गई थी? मेरवाड़ा बटालियन का ऑफिस हुआ करता था ब्यावर। कहाँ पे ऑफिस था? देखो मेरवाड़ा बटालियन का आगे लिखो ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का ऑफिस कहाँ पर था? तो कहाँ पर था? ब्यावर। दूसरी सेना है कोटा कंटिजेंट। कौन सी सेना है? कोटा कंटिजेंट। कोटा कंटिजेंट का ऑफिस हुआ करता देवली। टोंक में एक जगह पड़ती है देवली। कौन सी जगह है? देवली। 1835 में एक सेना बनी जोधपुर लीजियन। कौन सी बनी थी? जोधपुर। ऑफिस हुआ करता एरिनपुरा। पाली के अंदर एक जगह पड़ती है एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर था? पाली। एक शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू। देख लो शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू। ये आपके 2016 के आरएस परी का क्वेश्चन था। शेखावाटी ब्रिगेड का ऑफिस कहां पर था? तो कहां पर था? झुंझुनू। 1841 में बनाई गई मेवाड़ भील कोर्स। क्या बनाई गई? तुम तो ऐसा ही बनोगे, आज भी मेवाड़ भील कोर ही बोलते हैं इसको। एमबीसी आज भी है। ये आज भी समाप्त नहीं हुई है। इसका ऑफिस हुआ करता खेरवाड़ा। उदयपुर में इस जगह पड़ती है। आज भी जो पुलिस में भैया कांस्टेबल लगते हैं उनकी ट्रेनिंग खेरवाड़ा ही होती है। तो अंग्रेजों ने नई सेनाएं कौन कौन सी बनाई थी बताओ देखे। मेरवाड़ा बटालियन, कोटा कंटिजेंट, जोधपुर लीजियन, शेखावाटी ब्रिगेड, मेवाड़। और नहीं तो ये तो याद हुए कि सेना के पर्यायवाची क्या क्या है। बटालियन, कंटिजेंट, लीजियन, ब्रिगेड, कोर। सेना के कितने सारे नाम हो जाते हैं। तो सेनाएं अलग अलग बटालियन प्लाटून बनाई गई थी अलग अलग। 1822 में कौन कौन सी प्लाटून बनी बताओ। मेरवाड़ा बटालियन और कोटा कंटिजेंट। 35 में कौन कौन सी बनी? जोधपुर लीजियन और 41 में कौन सी बनाई गई? ऐसे अंग्रेजों ने राजस्थान में नई रियासतें भी बनाई थी। 3 नई रियासतें बनाई थी उन्होंने, धौलपुर, टोंक और झालावाड़। कौन कौन सी? अंग्रेजों की लड़ाई किससे हुई थी? मराठों से। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में मराठों का कब्जा था, जैसे अजमेर में था, वहां तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट खुद ही कब्जा कर लिया। कुछ इलाके ऐसे थे जो उन्होंने मराठों से लिए और मराठों से लेके अपने लोगों को दे दिए। जैसे एक दिया था धौलपुर, एक दिया था टोंक। कौन कौन से? इन इलाकों पे मराठों का कब्जा था, अंग्रेजों ने लिए। और फिर उनके जो सहयोगी थे उनको कहा तू यहाँ का राजा बन जा, तू यहाँ का राजा बन जा। तो दो तो ये बना दी। एक रियासत बनाई थी उन्होंने झालावाड़। कौन सी? कोटा के दो टुकड़े कर दिए। कोटा का जो प्रधानमंत्री था उसकी अंग्रेजों के साथ ठीक बनती थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि प्रधानमंत्री की रियासत अलग और राजा की रियासत अलग। राजा की रियासत होगी कोटा, प्रधानमंत्री झाला था इसलिए उनकी रियासत होगी झालावाड़। कौन सी हो गई? तो अंग्रेजों ने कौन कौन सी नई रियासतें बनाई? धौलपुर, टोंक और झालावाड़। देखो, अंग्रेजों ने नई रियासतों का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू स्टेट्स।
अंग्रेजों ने नई रियासतों का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू स्टेट्स। अंग्रेजों ने नई रियासतों का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू स्टेट्स। जैसे लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, धौलपुर 1806, 1806। टोंक 1817, 1817। धौलपुर 1806, 1806। टोंक 1817, 1817। झालावाड़ 1838, 1838। झालावाड़ 1838, 1838। अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासत बनाई थी बताओ देखिए। धौलपुर, टोंक और झालावाड़। धौलपुर कब बनाई, टोंक कब बनाई, झालावाड़ कब बनाई? ऐसे अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे। अब राजस्थान में और कोई बिजनेस तो था नहीं, पर अपने राजस्थान में सांबर की झील में नमक खूब सारा बनता था, तो नमक का तो बिजनेस होता है। तो अंग्रेजों ने सांबर झील पे कब्जा किया था 1869 में। कब किया था? 1869। कब किया? सांबर झील अपने दो रियासतों के पास थी। हाँ, अरे शांता, तीरथ सिंह। लिखना नहीं है? नहीं नहीं लिखना, काम की चीज नहीं, काम की होगी मैं सारी लिखवा दूंगा आपको, अपने नहीं है वो सिलेबस के अंदर। अंग्रेजों ने सांबर झील पे कब्जा किया था 1869। कब कब्जा किया? सांबर झील दो राज्यों के पास में थी, जयपुर और जोधपुर। किस किसके? जयपुर तक सांबर था, यहां से आगे जोधपुर की बाउंड्री शुरू हो जाती। तो सांबर झील का नमक जो बनता उसमें आधा तो हिस्सा किसका था? जयपुर का। आधा हिस्सा किसका था? जोधपुर का। पर बाद में अंग्रेजों ने खरीद ली। यहाँ का जो नमक बनेगा वो हम रखेंगे, आज के बाद हम यहाँ पर करेंगे। और राजाओं को किराया दे दिया करते थे इसका। तो अंग्रेजों ने सांबर झील पे कब कब्जा किया? कब किया था? देखो 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी। 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, अंग्रेजों ने सांबर झील पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड लेक सांबर। अंग्रेजों ने सांबर झील पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड लेक सांबर। अंग्रेजों ने सांबर झील पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड लेक सांबर। कहां कब्जा कर लिया था? सांबर झील पे। किसने? अंग्रेजों ने। कब कर लिया था? सांबर झील कौन कौन सी दो रियासतों के अधिकार में थे? यहीं पे लिख लो। पहले सांबर झील जयपुर तथा जोधपुर के संयुक्त अधिकार में होती थी। पहले सांबर झील जयपुर तथा जोधपुर के संयुक्त अधिकार में थी। अर्लियर जयपुर एंड जोधपुर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन लेक सांबर। पहले सांबर झील जयपुर तथा जोधपुर के संयुक्त अधिकार में थी। अर्लियर लेक सांबर, जयपुर एंड जोधपुर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन लेक सांबर। पहले सांबर झील जयपुर तथा जोधपुर के संयुक्त अधिकार में होती थी। अर्लियर लेक सांबर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन, जयपुर एंड जोधपुर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन लेक सांबर। सांबर झील जयपुर तथा जोधपुर के संयुक्त अधिकार में होती थी। बॉक्स में बंद कर दो इस नीचे वाली लाइन को। तो दो क्वेश्चन अच्छे याद रहेंगे आपको। ये तो पूछ ले भाई सांबर झील पे कौन कौन सी दो रियासतों का अधिकार था? जयपुर और जोधपुर। एक पूछ ले अंग्रेजों ने सांबर झील पे कब्जा कब किया था? जिस साल गांधी जी पैदा हुए। गांधी जी किस साल पैदा हुए थे? गांधी जी ने बाद में नमक के लिए आंदोलन किए थे। गांधी जी पैदा हुए साल नमक वाली झील पे कब्जा हुआ था। कौन सी झील? सांबर। कौन सी झील पे? सांबर बड़ी महत्वपूर्ण झील थी। अब जाके सांबर में नमक कम होने लगा है। बाकी जो सांबर का नमक, भारत में सबसे अधिक नमक ही कहाँ बनता था? सांबर। अपने तो यहाँ कहावत हुआ करती थी राजस्थान में कि ठाकुर जी दियो चूर्ण और सांबर दियो लूण। ठाकुर जी दियो, सांबर दियो, भगवान कृष्ण तो दे देंगे दाने खाने के लिए अनाज, और सांबर से क्या मिल जाएगा? नमक। और इसके अलावा हमें कुछ भी चाहिए। तो 1869 में कौन सी झील पे कब्जा किया? इसी साल अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता था, उस ऑफिसर का नाम था वोल्टर। कौन था? वोल्टर। वोल्टर एक ऑफिसर है। कब की बात है? 1869। एक ऑफिसर है, उसका नाम क्या है? इसने एक सजेशन दिया कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और अलग से कॉलेज होने चाहिए। राजा महाराजाओं के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कराओ। पहले अपने अलग से पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। घर पे पंडित जी आगे पढ़ा के चले जाते। पंडित जी क्या पढ़ाएंगे? वही जो नॉर्मल वेद पुराण, जो पुरानी अपनी चीजें थी वो पढ़ा के चले जाते। अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान ये बता के चले जाते। अंग्रेजों ने कहा कि ना, राजा महाराजाओं के जो बच्चे हैं इनको एकदम प्रॉपर एजुकेशन दी, इनके लिए स्कूल बनाओ।
पहले अपने इनको यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ाएंगे, ये जब बड़े हो जाएंगे तब पढ़ने के लिए भेजेंगे इंग्लैंड। फिर क्या होगा कि जब अपने पढ़ाएंगे और बाकी लोगों के साथ में अकेले बिठा के पढ़ाएंगे, जिनमें इंग्लिश वाली चीजें भरेंगे, इनको बताएंगे अंग्रेज बहुत महान है, तुम हमें फॉलो करो। फिर ये राजकुमार बड़े होकर राजा बनेंगे, तो ये कौन सी कल्चर को फॉलो करेंगे? अंग्रेजी। और अंग्रेजी कल्चर को फॉलो करेंगे तो पूरे भारत में कौन सी कल्चर हो जाएगी? अंग्रेजी, क्योंकि तब था यथा राजा। बड़े तौर पे राजा जो करता है उसको फॉलो कौन करती है? प्रजा फॉलो करती है। तो धीरे धीरे सारी प्रजा को अपने जो अंग्रेज बना देंगे, सारी प्रजा अंग्रेज बन जाएगी, तो अपना सामान ज्यादा बिकेगा। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार वाणिज्य था, तो अपना सामान बिक जाएगा ज्यादा। तो उन्होंने कहा राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग स्कूल और अलग क्या होने चाहिए? कॉलेज। ये कहने वाला कौन था? ऐसा उसने कब कहा था? देखो, 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, अंग्रेज अधिकारी वोल्टर ने सुझाव दिया कि इंग्लिश ऑफिसर वोल्टर सजेस्टेड दैट, अंग्रेज अधिकारी वोल्टर ने सुझाव दिया कि इंग्लिश ऑफिसर वोल्टर सजेस्टेड दैट, अंग्रेज अधिकारी वोल्टर ने सुझाव दिया कि इंग्लिश ऑफिसर वोल्टर सजेस्टेड दैट, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए या होने चाहिए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन, राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और अलग से क्या होने चाहिए? कॉलेज होने चाहिए। ऐसा कब कहा गया था? कौन से ऑफिसर द्वारा कहा गया? कौन से ऑफिसर द्वारा? ये भी 2016 वाले प्री का क्वेश्चन, कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और अलग से कॉलेज होने चाहिए? किसने कहा था? उसी में वो क्वेश्चन था कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे था? कहाँ था शेखावाटी ब्रिगेड? झुंझुनू। और कौन से अफसर ने कहा अलग से कॉलेज बनाओ? तो फिर कॉलेज बनाया गया था मेयो कॉलेज। कौन सा कॉलेज बनाया गया? तो मेयो कॉलेज कब बनाया गया था? कहाँ पे बनाया गया? कहाँ पे? अजमेर, क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा ही क्या है राजस्थान में? अजमेर। तो वो जो कॉलेज बना था वो अपना कौन सा था? इसका नाम मेयो कॉलेज इसलिए है क्योंकि इसकी जब नींव लगाई गई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मेयो। तो इसका स्थापना करने वाला बंदा कौन था? लॉर्ड मेयो। उस बंदे का नाम लॉर्ड मेयो नहीं था, उस बंदे का नाम तो था रिचर्ड बार्क। क्या नाम था? रिचर्ड बार्क। मेयो का लॉर्ड था वो, मेयो लॉर्ड वहां उपाधि हुआ करती थी, तो मेयो का लॉर्ड था इसलिए उपाधि क्या हो गई उसकी? लॉर्ड मेयो। बाकी उसका नाम क्या था? रिचर्ड बार्क। क्या नाम था? मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था कि मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था, नीचे लॉर्ड मेयो ऑप्शन ही नहीं, नीचे क्या लिखा उसकी जगह? तो उसका नाम ही क्या था? रिचर्ड बार्क। देखो, नॉर्थ ब्रुक के टाइम में बना है वो, एक दिन में बन जाता है क्या? देखो तो, इस योजना के तहत, अंडर दिस प्लान, इस योजना के तहत, अंडर दिस प्लान, इस योजना के तहत, अंडर दिस प्लान, 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1975 एडी। 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1875 एडी। 1875 ईस्वी अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1975 एडी। अजमेर में क्या बनाया गया था? मेयो कॉलेज। कब बनाया गया था? लाइन चेंज करके लिखो, रिचर्ड बार्क कोष्टक में लॉर्ड मेयो लिखना। रिचर्ड बार्क इस कॉलेज का संस्थापक था। रिचर्ड बार्क वॉज फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज, कोष्टक में लॉर्ड मेयो लिख लेना। रिचर्ड बार्क इस कॉलेज का संस्थापक था। रिचर्ड बार्क वॉज फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का संस्थापक था। कौन सी कॉलेज का संस्थापक था? मेयो कॉलेज का। कौन? रिचर्ड बार्क। कौन था? रिचर्ड। इसका जो पहला स्टूडेंट था वो अलवर का राजा था, राजा का नाम था मंगल सिंह। क्या नाम था? लिखो, अलवर महाराजा मंगल सिंह, अलवर महाराजा मंगल सिंह।
इस कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था, वॉज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। इस कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था, वॉज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। इस कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था, वॉज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। मस्त आदमी था ये, हाथी भी बैठ के आता था डेली कि कॉलेज जाऊंगा तो फोर व्हीलर में जाऊंगा, बिना फोर व्हीलर के कॉलेज जाऊंगा। एक साल ही आया था, एक साल में हाथी भी थक गया और ये भी थक गया। फर्स्ट ईयर पढ़ा था, फिर घर पे चला गया अपने, हम मरने दे रहे, पढ़ाई नहीं होगी अपने से। तो अंग्रेजों ने एक तो अपने कब्जा किया नमक पे, एक उन्होंने अपने आज क्या बना दिया यहाँ पे, मेयो कॉलेज। उन्होंने अपने एक चीज पे और कब्जा किया था, अफीम की खेती। किस पे कब्जा किया था? अफीम की खेती पे कब्जा किया था। हुआ क्या था, भारत में दो जगह अफीम हुआ करती थी, एक तो बिहार और एक मालवा। कहाँ कहाँ पे? या तो बिहार में अफीम होती है, कहाँ पे? मालवा। मालवा में जो अफीम होती, तो वो मालवा में जो थोड़ी थी, बाकी बेसिकली अपने यहाँ पर होती, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कहाँ कहाँ हम मालवा का टच करते हैं, तो अपने वाली को मालवा अफीम बोलते थे, तो ये अपने इस इलाके के अंदर होती, और इससे टच करता हुआ मालवा जो राजस्थान हुआ करता था। ये कहाँ पर होती? बिहार। तो कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के अफीम तो राजा लेते हैं, बिहार वाले अफीम कौन लेंगे? अंग्रेज। बिहार वाले अफीम को अंग्रेज बेचा करते चाइना। कहाँ बेचते? चाइना में बेचा करते वो। अपने वालों को पता चला, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वालों को, कि अफीम कहाँ बिक रही है आजकल? चाइना। अब पर अफीम बेचने का लाइसेंस चाइना में किसके पास है? अंग्रेजों के। हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है, हमने बिना लाइसेंस ही शुरू कर दी इलीगल तस्करी, चित्तौड़ से चाइना। चित्तौड़ से, हंसो मत, आप सोचो इस बात पे। उन दिनों जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, फिर भी इलीगल तरीके से पहुंचा देते हम। अफीम कहां से कहां जा रही है? तो अंग्रेजों का बिजनेस कट गया। अंग्रेजों को वहां चाइना वाले अफीम नहीं खरीद रहे, बिहार वाले अफीम नहीं खरीद रहे, तो अंग्रेजों ने चाइना वालों से पूछा, भाई साहब आजकल कम कैसे? तो उनका, हमारे पास डंकी आ रही है, तुम्हारे वाला माल फर्जी है। आ कहां से रही? उनका चित्तौड़ से आ रही है, कोटा से, झालावाड़ से, वहां से हमारे पास अफीम आ रही है। तो अंग्रेजों को पता चला कि ये राजस्थान वाले इलीगल तरीके से बेच देते हैं, और अपने पकड़ में और नहीं आ रहे। तो फिर अंग्रेजों ने अपने राजाओं से बातचीत की, अफीम के खेत हमें दे दो। तो अंग्रेजों ने अपने अफीम के खेतों पे कब्जा कर लिया था। फिर अंग्रेज लाइसेंस दिया करते कि भाई जिसको हम लाइसेंस देंगे वो ही अफीम उगाएगा, बाकी कोई भी अफीम उगाएगा नहीं। फिर जितनी उगाएगा वो हम लेंगे, हम हमारे हिसाब से उसको बेचेंगे। इसलिए आज दिन तक अफीम की खेती के लाइसेंस मिलते हैं। अफीम की खेती अब बिना लाइसेंस के, ये अंग्रेजों का है। तो फिर अंग्रेजों ने इस अफीम की खेती को मैनेज करने के लिए, कैसे होगी, कौन लाइसेंस देगा, किसको दिया जाएगा, इसके लिए एक अफीम कमीशन बनाया था 1893 में। कब बनाया था? तो ये क्वेश्चन है कि अफीम कमीशन कब बनाया गया था, कब बनाया गया? देखो, 1893 ईस्वी में, 1993 एडी, 1893 ईस्वी में, 1993 एडी, अफीम कमीशन का गठन किया गया था। ओपियम कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड या वॉज फॉर्म्ड। अफीम कमीशन का गठन किया गया था, ओपियम कमीशन वॉज फॉर्म्ड। अफीम कमीशन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? कब किया गया? 1893। जिस साल गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका किस साल गए थे? 1893। जिस साल विवेकानंद जी शिकागो गए। विवेकानंद जी शिकागो कब गए थे? जिस साल एनी बिसेंट भारत आई। एनी बिसेंट भारत कब आई थी? अफीम कमीशन कब बना? गांधी जी अफ्रीका कब गए? विवेकानंद जी शिकागो कब गए? सब 1893। याद रहेगा। गांधी जी पैदा हुए उस साल तो है सांबर और वोल्टर योजना। गांधी जी अफ्रीका गए उस साल, क्या अपने अफीम कमीशन, क्या था? अफीम। ये मॉडर्न की जानकारी है अपने, कि अंग्रेजों का हमारे से रिलेशन क्या था, कि अंग्रेजों के हमारे साथ संधियां थी, कुछ बिजनेस अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, वो बिजनेस कौन कौन से कंट्रोल में थे, वो हमारी शिक्षा वगैरह के लिए क्या कर रहे थे, वो सारी बातें। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। हेडिंग डालो, 1857 ईस्वी की क्रांति, राजस्थान में कैसे हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857।
1857 ईस्वी की क्रांति। अच्छा, राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको अपने यहाँ पे क्या बोलते थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे? जब क्रांति हुई उस समय जो हमारा एजेंट टू गवर्नर जनरल था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? कौन था ये? कौन था? एजीजी। कहाँ का? राजस्थान। कब हुई थी क्रांति? देखो, क्रांति के दौरान डूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान डूरिंग रिवोल्ट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था राजस्थान का? एजीजी। कब? 1857। ये ना तीन भाई थे। इनका एक भाई था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? लखनऊ में क्रांति करता है, क्रांति को दबाने के लिए जाता है, क्रांतिकारी पकड़ के जिंदा जला देते हैं। इसके एक भाई हेनरी लॉरेंस को 57 की क्रांति में कहां पर जिंदा जला दिया गया था? लखनऊ। इनका एक भाई था जॉन लॉरेंस। कौन था? जो क्रांति के बाद में राजस्थान का गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो तीन भाई थे। जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल बना था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी रहा था, हेनरी लॉरेंस सेनापति था, और लखनऊ में जब क्रांति हुई थी तब उसको क्या कर दिया गया? जिंदा। तो कुल मिला के एक परिवार के तीनों भाई, तीनों सरकारी नौकरी और तीनों बड़े बड़े पदों पर। एक भाई साहब गवर्नर जनरल, एक एजेंट टू गवर्नर जनरल, एक सेना का बहुत बड़ा सेनापति। तो अपना जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आप मोटे तौर पर जानते हो कि 57 की क्रांति की शुरुआत करने वाले फौजी थे। फौजियों ने की थी। मंगल पांडे फौजी है। मेरठ की छावनी में जो क्रांति करते हैं वो कौन थे? फौजी। फौजी जहां रहते हैं उस जगह को बोलते हैं छावनी। क्या बोलते हैं? इसका मतलब 57 की क्रांति कहाँ हुई थी? छावनियों में। राजस्थान में 6 छावनियां। कितनी छावनियां थी? देखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। मैं नाम उतार रहा हूं, उतार लीजिए, फिर एक एक की बात करेंगे अपना। कौन कौन सी छावनियां बताओ देखे? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर। पहली कौन सी है बताओ? अजमेर में। लिख लो ब्रैकेट में अजमेर। अच्छा, राजस्थान में एक जगह अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, वो जगह कौन सी थी? अजमेर। अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा कब किया था? अभी लिखवाया है मैंने, बताओ देखे। 25 जून 1818। कब कब्जा किया था? मैंने अभी बताया। कब्जा करने वाला अंग्रेज ऑफिसर कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। कौन था? तो डेविड ऑक्टरलोनी रहता कहाँ पे था? दिल्ली। वो रेजिडेंट वो राजपूताना कहाँ रहता था? दिल्ली। उसने कब्जा कहाँ किया था अपना? अजमेर। कब किया था? तो वो दिल्ली रहता था। दिल्ली में किसका राज था? मुगल बादशाह का। तो मुगल बादशाह ने डेविड ऑक्टरलोनी को एक उपाधि दी थी, नसीर। क्या उपाधि थी? नसीर का मतलब होता रक्षक। नसीर का मतलब क्या होता है? बचाने वाला। दिल्ली को बचाने वाला। को दिल्ली पे मराठे कब्जा कर, और लिखना नहीं है, सुनो बातें। दिल्ली पे कब्जा करने चाहते थे मराठे। दिल्ली को कोई बचाता है तो वो बचाता डेविड ऑक्टरलोनी। मुगल बादशाह राजी हुआ कि यार मराठों से बचाया, तो मुगल बादशाह ने उपाधि दी नसीर। क्या उपाधि दी? नसीर का मतलब क्या होता है?
सेवियर ऑफ दिल्ली, डिफेंडर ऑफ दिल्ली, प्रोटेक्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का नसीर, दिल्ली को बचाने वाला उपाधि दे दी उसको। उसी डेविड डॉक्टर लोनी ने अजमेर पे कब्जा किया मराठों को हरा के। जब उसने अजमेर पर कब्जा किया तो उसने कहा कि अब अजमेर के पास एक छावनी बनाई जाए ताकि अजमेर की रक्षा की जा सके। तो अजमेर के पास छावनी बनाई, उसकी उपाधि क्या थी? नसीर, इसलिए उसने छावनी का नाम कर दिया नसीराबाद। नसीराबाद डेविड डॉक्टर लोनी के नाम पर। डेविड डॉक्टर लोनी की उपाधि नसीर थी, इसलिए जगह का नाम क्या हो गया? दूसरी छावनी कौन सी? देखो मध्य प्रदेश। अब वापस उसी बात पे आ जाओ। टोड की बुक का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कि सेंट्रल और वेस्ट में जो राजपूतों का राज्य है उसको वो राजस्थान बोलता है। क्या बोलता है? राजस्थान। तो नीमच आज भले मध्य प्रदेश में आता हो, तब तो ये क्या था? तब तो ये मध्य प्रदेश का मालवा वाला पार्ट क्या माना जाता था? राजस्थान। इसलिए देख लो छावनी हम किस में पढ़ रहे हैं? राजस्थान। अगला कौन सा? देवली टोंक, अभी पढ़ा था हमने। देवली कहां पर है? टोंक। अगला कौन सा? पाली। हरिणपुरा कहां पर है? तो एक अंग्रेज था यहाँ पे जिसने हरिणपुरा की छावनी बनाई थी। तो जब उसने छावनी बनाई तो उसको पूछा भाई छावनी वाली जगह का नाम क्या रखें? तो इंग्लैंड में उसके खुद के गांव का नाम था एरन। क्या नाम था? तो उसने कहा इंग्लैंड में मेरे गांव का नाम है एरन, तो छावनी वाली जगह का नाम भी क्या रख दो? एरन, ताकि याद रहे कि मैं बसा के गया था। मेरा गांव एरन था, इसलिए छावनी का नाम भी क्या हो जाएगा? एरन। फिर अपने वालों ने कहा कि यार एरन तो छोटा पड़ता है, इसको नाम को पूरा करो। साथ में पूरा जोड़ा। अपने वाला एरनपुरा 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 करते करते क्या बना गए? ये भी एक अंग्रेज का गांव है। एरन अपना नहीं, इंग्लैंड का गांव है। अगला कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर आजकल खुद ही डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये जो अजमेर से लेके जोधपुर के बीच में, कहां से कहां? अजमेर से जोधपुर। एक जाति रहती थी मेर। कौन सी जाति? तो अजमेर से जोधपुर के बीच का इलाका कहलाता मेरवाड़ा। क्या कहलाता? जहां मेर रहते हैं वो इलाका क्या हो गया? मेरवाड़ा। इस इलाके में लूटपाट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मेर कोई लूटपाट कर लिया करती, लूटपाट ज्यादा होती, इसलिए अंग्रेजों ने कहा यहाँ की लूट सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तो लूटपाट को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे छावनी बना दी, और छावनी बना के बोर्ड लगा दिया यहाँ पे, बी अवेयर। क्या बोर्ड लगा दिया? सावधान रहो, लूटपाट हो जाएगी भाई साहब, अभी रास्ते में थोड़ा ढंग से जाओ। फिर अपने वाला कोई जाता कहाँ जाके थे कि बी अवेयर जाके आया था। और बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते क्या बना गए? ब्यावर नहीं है, क्या नाम है इसका? सावधान रहो है ये। बी अवेयर है, बी अवेयर का अपने वाले क्या बना के? ब्यावर। लास्ट वाला कौन सा? उदयपुर। देख लो उदयपुर, ब्यावर तो खुद ही डिस्ट्रिक्ट है। तो राजस्थान में हाँ। रिलेट कैसे करेंगे? कैसे बनेगा? मारवाड़ एक अलग शब्द है। मारवाड़ तो मरु, मरु प्रदेश से मारवाड़ हो गया। मेरवाड़ा तो अजमेर के पास वाला था, ब्यावर तक वाला ये मेरवाड़ा है। मारवाड़ आगे वाला जो था उस। अच्छा। और अब राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6। हमने छावनियां इसलिए पढ़ी क्योंकि क्रांति कहां पर हुई थी? छावनियों में। पर राजस्थान की 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खेरवाड़ा। कहां कहां नहीं हुई? कहां हुई थी ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहां नहीं हुई है ज्यादा महत्वपूर्ण। लिखो ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। कहां कहां पे नहीं लिया था? ब्यावर और खेरवाड़ा। तो 6 में से 2 छावनियों में नहीं हुई, मतलब कितनी जगह हुई? अब एक का पोस्टमार्टम करते हैं। लिखो नसीराबाद। अंग्रेजों का राजस्थान में मुख्य अड्डा कौन सा था? अजमेर। इसलिए अजमेर में हमेशा सेना रहती। कहां पे? अजमेर। अजमेर में हमेशा अंग्रेज एक सेना रखते। अजमेर में अंग्रेजों की जो सेना खड़ी थी क्रांति के टाइम में, उसका नाम था 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम बोलो देखे? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दोबारा बोलो क्या नाम? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी। 15वीं सेना, पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी। बंगाल के फौजी थे। कहाँ के हैं? इसलिए नाम क्या आ गया उसका? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? अजमेर। कहाँ पे पोस्टिंग है? अजमेर।
कहाँ पे है? क्योंकि अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा है, इसलिए इनकी पोस्टिंग कहाँ की हुई थी? अजमेर। भारत में क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। कहां से होती है? 10 मई को। कब होती है? राजस्थान समाचार पहुंचे 19 मई को। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी है, आबू बैठा है। कहां पर बैठा है? गर्मियां चल रही है मई जून के आसपास, तो आबू है। आबू में उसको समाचार मिले कि भाई साहब मेरठ में क्या हो गई? क्रांति। और उसका दिमाग गया कि मेरठ में क्रांति हो गई तो राजस्थान में भी हो सकती है। राजस्थान में मुख्य अड्डा कौन सा है? अजमेर। इसलिए सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता कहाँ है? अजमेर। अजमेर में सुरक्षा के लिए सेना कौन सी लगी हुई है? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये थोड़े दिन पहले मेरठ से आई थी। कहां से आई थी? क्रांति भी कहां हुई? तो इसका मतलब इनको तो क्रांति की बातें पता है, तो बुगाट इनको तो थोड़ी बहुत बातें पता होगी। यदि ये लोग अजमेर में क्रांति कर देंगे तो अजमेर पे कब्जा करेंगे, अजमेर पे कब्जा करेंगे तो राजस्थान से अंग्रेजों का अड्डा समाप्त। इसलिए अंग्रेजों ने इस टुकड़ी को कहा तुम नसीराबाद जाओ। कहां पे जाओ? ये पहले थे कहां पे? अजमेर। अजमेर में कहां से आए थे? मेरठ। फिर क्रांति के टाइम इनको अजमेर से कहां भेजा गया? ये बड़े इन्होंने कहा ये क्या तरीका है, थोड़े दिन पहले तो अजमेर भेजा था, अचानक हमें कहां भेज रहे हो? नसीराबाद। कि नहीं नहीं, एक बार वहां जाओ तुम। वहां जाने के बाद इनको कहा हथियार जमा करवा दो। क्या जमा करवा दो? अंग्रेजों को डाउट था ये टुकड़ी पक्का पक्का क्रांति करेगी, हथियार जमा करा दो। तो इनको लगा कि अच्छा ये अपने से हथियार जमा करवा के अपने को गिरफ्तार करेंगे, ये अपने से हथियार ले, इससे पहले हथियार काम में ही ले लें। ये नसीराबाद में क्रांति। कहां क्रांति करके? तो नसीराबाद कहां से भेजा गया था इनको? अजमेर से। कहां से भेजा गया? 28 मई को नसीराबाद में क्रांति। कब करते हैं? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है? कौन सी छावनी से? कौन सी टुकड़ी करती है? ये नसीराबाद कहां से भेजे गए थे? याद रहेगी बात? देखो 28 मई को 28 में, 28 मई को 28 में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, बंगाल एनआई लिख लो, पूरे नहीं लिखो तो, या एक बार पूरा लिख लो, बाद में आगे जब लिखो तो एनआई लिख लेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट। क्रांति की शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की। किसके खिलाफ हुई थी क्रांति? अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेज सामने आएंगे उनको क्या करेंगे? मारेंगे। लिखो 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। एक का नाम था कर्नल न्यूबेरी, एक का नाम था कैप्टन स्पॉटिसवुड। कौन कौन दो है? लिख लो, नाम लिख लो दोनों। क्या क्या नाम बोलो देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। क्या क्या नाम बोलो देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कहां मार दिए गए थे इनको? नसीराबाद में। कौन सी टुकड़ी ने? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कब क्रांति की थी उसने? 28 मई। कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड कौन सी छावनी में मार दिए गए थे? तो कौन सी छावनी में? देखो 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। कौन कौन घायल हो गए थे बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। क्या नाम बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। कहां पर घायल हुए थे दोनों? बाकी अंग्रेज ब्यावर की तरफ भाग गए। तो नसीराबाद के अलावा दूसरा अड्डा कौन सा था अंग्रेजों का? अजमेर में ब्यावर था। ब्यावर तो अब डिस्ट्रिक्ट बनाया, पहले तो अजमेर ही आता था। तो ब्यावर की तरफ भागे। जब वो ब्यावर की तरफ भाग रहे थे तो रास्ते में एक अफसर थे,
उनका नाम था कर्नल पेनी। क्या नाम था? और कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया था। पेनिक अटैक आ गया था कर्नल पेनी को, लिखो। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। कर्नल पेनी के हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। कैसे मृत्यु हो गई कर्नल पेनी की? हृदयाघात से। अब यहां से 3 दिन छावनी लूटी इन लोगों ने, 28, 29, 30 अंग्रेजों का हथियार लूटे, धन दौलत जो पड़ी थी सारी की सारी ली। और 30 तारीखों का आप दिल्ली चलेंगे। यहाँ नशीराबाद में एक टुकड़ी और खड़ी थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी खड़ी थी? तो जब क्रांति किसने की थी? 15वीं वालों। 30वीं वाले चुपचाप खड़े थे। पर जब ये जाने लगे ना 15वीं वाले दिल्ली की तरफ, भाई क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। क्योंकि सबके दिमाग में था कि अंग्रेजों का राज तो खत्म करेंगे और हमारे मुगल बादशाह का राज लाएंगे। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहाँ रहता था? दिल्ली। इसलिए सारे के सारे क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद कहाँ जाते थे? दिल्ली। इसलिए 15वीं वाले भी नसीराबाद में क्रांति करके कहाँ जाएंगे? दिल्ली। जब वो दिल्ली की तरफ रवाना होने लगे तब उन्होंने 30वीं वालों से पूछा, भाई तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? और 30वीं वालों ने कहा कि 15वीं वालों तुम संघर्ष करो, हम भी तुम्हारे। तो जब दिल्ली गए तब एक टुकड़ी और साथ में गई थी। कौन सी? देखो, 30वीं एनआईबी क्रांति में शामिल हो गई थी। 30th एनआई ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। 30वीं एनआईबी क्रांति में शामिल हो गई थी। 30th एनआई ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। 30वीं एनआई भी क्रांति में शामिल हो गई थी। 30th एनआई समझ जाओगे ना, नेटिव इन्फेंट्री है ना। 30th एनआई ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। 30वीं एनआई भी क्रांति में शामिल हो गई थी। 18 जून को सभी विद्रोही दिल्ली पहुंच गए थे। और 19 जून ऑल रिबेल्स रीच्ड दिल्ली। 18 जून को सभी विद्रोही दिल्ली पहुंच गए थे। 19 जून ऑल रिबेल्स रीच्ड दिल्ली। ऑल रिबेल्स रीच्ड दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली पहुंच गए थे। रिबेलियन। ऑल रिबेल्स रीच्ड दिल्ली। तो नसीराबाद वाले दिल्ली कब पहुंचे थे? 18 जून। कब पहुंचे थे? 18 जून। क्रांति कौन सी करती नसीराबाद में टुकड़ी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इनको कहां से नसीराबाद भेजा गया था? और नसीराबाद की एक टुकड़ी उनके साथ और कौन सी आती है? 30वीं। कौन कौन सी दो अंग्रेजों को मारते हैं वहां पे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। 2 मिनट। कैसे दिमाग में है? नील देखिए तूने कभी? हाँ, के पौधे होते हैं, पाउडर बाद में बनता है। तूने पाउडर देखा होगा? पाउडर बाद में बनता है। जैसे मिर्च होती है, मिर्च का पाउडर होता है, तो मिर्च लगती भी है ना। हाँ, यही। नील की खेती अपने बहुत पुराने टाइम से होती थी, अंग्रेजों ने नहीं करवाई। भारत में पहले भी नील की खेती होती। अंग्रेजों ने उन नील के खेतों पे कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों ने कहा हम ही करवाएंगे नील की खेती। भारत में जब नील की खेती करते थे तो अपने तरीका यह था, एक कोई खेत है तो इसके इस टुकड़े में नील की खेती की, बाकी के अंदर अनाज उगाते। 2 साल यहाँ नील की खेती करते, बाद में यहाँ अनाज उगाते, यहाँ भी नील की खेती करते। क्योंकि जहां नील की खेती होती है ना वो जमीन खराब हो जाती है, तो हम उसको बदल बदल के किया करते। अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा नील उगानी थी तो उन्होंने कहा आप सारे में क्या करो, नील। तो सारे में नील की खेती की तो एक तो अनाज की खेती होनी बंद हो गई, और सारे में नील की खेती की तो एक बार तो नील हो गई, पर 2-4 साल बाद में जमीन ही क्या हो गई, बंजर हो गई। तो अब न तो वहां पे नील उगती है, न वहां पे अनाज होता है। इसलिए भारत के लोगों ने उसका विरोध किया था कि हम नील की खेती करेंगे। बोले बड़ी बात। और जैसे भारत के लोगों ने विरोध किया, अंग्रेजों ने नील की खेती बंद करवा दी। 1860 के आसपास में इंडियंस विरोध करते हैं, अंग्रेज नील की खेती पे क्या लगा देते हैं, रोक। कुछ जगह पर बाद में भी नील की खेती होती थी थोड़ी बहुत, जिनमें एक जगह थी चंपारण। कौन जगह थी? बिहार में चंपारण नाम की जगह। इसलिए गांधी जी का भारत का जो पहला आंदोलन है वो कौन सा है? चंपारण। हुआ क्या था, वहां नील की खेती होती थी।
नील की खेती जब, अब अंग्रेज का नील की खेती, मैं कहता हूँ करवाते, हम ये सेंटेंस बार बार लेते हैं, अफीम की खेती करवाते, नील की खेती करवाते, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते कि लो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और इस पे लिखो कि भाई हम एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, हम नील की खेती करेंगे। मान लो मैं एक किसान हूं, तो मैंने एक साइन किया कि मैं 5 साल तक अंग्रेजों के लिए नील की खेती करूंगा, और मेरे को अंग्रेज इतने रुपए दे, अंग्रेज रुपए देते एडवांस, पहले ले ले रुपए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नील की खेती कर। पर 2 साल बाद मेरे समझ में आया कि नील की खेती से मेरी जमीन क्या हो रही है, खराब, तो मैंने अंग्रेजों का, मैं नील की खेती नहीं करूंगा। अंग्रेजों का कोई बात नहीं, मत कर, पर यदि एग्रीमेंट तोड़ोगे तो जुर्माना लगेगा, हम तोड़ेंगे तो हमारे पे लगेगा, तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे पे लगेगा। उन्होंने मेरे पे क्या लगा दिया, अब जुर्माना, तो मैं दोनों तरफ से मर गया, जमीन खराब हो गई, अंग्रेजों को क्या देना पड़ रहा है, जुर्माना। इसलिए किसान गांधी जी के पास गए, गांधी जी को आगे कहा कि हम पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने आगे बाद में आंदोलन किया, तो ये आंदोलन चंपारण वाला ये आंदोलन, बोले बड़ी बात है। हाँ, क्या लिखा लास्ट में, क्या लिखा, 18 जून को सभी विद्रोही कहां चले गए, दिल्ली। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, नसीराबाद। कौन सी टुकड़ी करती है, 15वीं। किस किस को मार देती है, न्यूबेरी और स्पोर्टिसवुड। कौन कौन घायल होते हैं, लोक और हार्डी। किसको पेनी का टेकाता है, पेनी। कौन सी टुकड़ी साथ में आती है, 30वीं। सारे यहां से कहां चले गए, दिल्ली। और दिल्ली कब गए थे। अब ये सूचनाएं पहुंचती है नीमच, कहां पहुंचती है, नसीराबाद वाली सूचनाएं कहां पहुंची, नीमच। तो अगला लिखो, नीमच। नीमच। तो नसीराबाद की सूचना जब नीमच पहुंची, तो नीमच में जो अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था एबोट। क्या नाम था, एबोट। कहां पर है, नीमच। उसको पता चला कि नसीराबाद की छावनी में जो इंडियन सोल्जर है उन्होंने क्या कर दी, क्रांति। तो नीमच की छावनी में भी सोल्जर तो सारे के सारे इंडियन थे, तो उसने नीमच की छावनी के सारे इंडियन सोल्जर्स को बाहर निकाला, बाहर आओ, लाइन बनाओ, सारे लाइन बनाओ, और कसम खाओ कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति। और अपने सारे सैनिकों ने सौगन खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति, और अपने सैनिकों ने कहा क्यों करेंगे भाई, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। हमें तनख्वाह कौन देते हैं, अंग्रेज, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति क्यों करेंगे। जब वो कसम खा रहे थे तो वहां एक फौजी था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था, लखनऊ का। कहां का फौजी था, इसने कसम खाने से मना कर दिया, इसने कहा मैं इस प्रकार की कोई भी प्रतिज्ञा करूंगा नहीं। पूछा इससे कि भाई तू क्यों नहीं करेगा प्रतिज्ञा, उसने कहा क्या पढ़ा है प्रतिज्ञा में, क्या पढ़ा है इन कस्मों के अंदर। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे और हमारे राजाओं के साथ में संधियां की थी, तब अंग्रेजों ने कहा था हम तुम्हें सुरक्षा देंगे और किसी प्रकार का तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, यही तो बात हुई थी। अंग्रेजों ने कहा हाँ यही बात हुई थी। उसने कहा मैं लखनऊ का हूं, और आपने अभी साल भर पहले हमारे लखनऊ के राजा को गिरफ्तार कर लिया, वाजिद अली शाह। लखनऊ का राजा कौन था, और आपने हमारे वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया, तो आप पर भी कसम लागू नहीं होती, तो फिर मैं कसम खा क्या करूं। जब आप भी कसमों को नहीं मानते तो मैं भी कसमों को मानता, तो कौन सा एक फौजी कसम खाने से मना कर देता। कौन से अफसर के सामने, कर्नल एबोट के सामने। कौन सी छावनी में, कर्नल एबोट के सामने, बिफोर कर्नल एबोट, कर्नल एबोट के सामने, बिफोर कर्नल एबोट, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ और लॉयल्टी टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ और लॉयल्टी टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ और लॉयल्टी टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। कौन से फौजी ने, मोहम्मद अली। बाकी सब सैनिकों ने प्रतिज्ञा कर ली। बाकी सब सैनिकों की ये प्रतिज्ञा हो रही है 2 जून को। कब हो रही है, 2 जून को अपने वाले सारे सौगंध खा रहे हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति नहीं करती। 3 जून को कर दी थी क्रांति। कब की थी, इनके नेता थे हीरा सिंह। कौन थे, अंग्रेजों ने कहा यार रात रात में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए तुमने, अपने वालों का बस यूं ही चलता रहता। लिखो 3 जून को, ऑन 3rd जून,
3 जून को 3 जून हीरा सिंह है के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, हीरा सिंह के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, सैनिकों ने क्रांति कर दी, सोल्जर्स रिवोल्टेड, सैनिकों ने क्रांति कर दी, सोल्जर्स रिवोल्टेड, सैनिकों ने क्रांति कर दी, सोल्जर्स रिवोल्टेड। किसके नेतृत्व में क्रांति कर दी, कब कर दी, वहां जो अंग्रेज सामने उनको मारा, फिर नीमच से निकल के आए चित्तौड़गढ़। कहां पे आए, चित्तौड़गढ़ से आए भीलवाड़ा। कहां पर आते हैं, भीलवाड़ा में एक रियासत थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी, जिसको जिला बना के खारिज कर दिया। शाहपुरा के राजा थे, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, इन्होंने उन सैनिकों की सहायता की और उन सैनिकों का शाबाश, लगे रहो तुम। तो कहां के राजा ने विद्रोहियों का सहायता की थी, देखो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। शाहपुरा कहां पड़ता है, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों की सहायता की थी, हेल्प रिबेल्स, विद्रोहियों की सहायता की थी, हेल्प रिबेल्स। ठीक है, लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों की सहायता की थी, हेल्प रिबेल्स, विद्रोहियों की सहायता की थी। नीमच से आए चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से घुसते हैं टोंक। भीलवाड़ा से कहां थे, टोंक में एक छावनी थी अंग्रेजों की, देवली। कौन सी थी, तो ये देवली जाते हैं। देवली वाले फौजी तैयार खड़े थे, उन्होंने कहा भाइयों आ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। देवली में एक बटालियन थी, महिदपुर बटालियन। कौन सी थी, तो ये भी क्रांति में शामिल हो जाती थी। तो देवली छावनी में कौन सी बटालियन थी, कौन से विद्रोहियों के साथ ही मिल गई वो, नीमच वालों। किसके साथ मिल गई, देखो देवली की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली, या देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, पूरा लिख लो। देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट क्रांति में शामिल हो जाती है, जॉइंट रिवोल्ट, क्रांति में शामिल हो जाती है, जॉइंट रिवोल्ट। क्रांति में शामिल हो जाती है, जॉइंट रिवोल्ट, तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। किधर मार्च किया इन्होंने, दिल्ली की तरफ। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। कौन सी छावनी में क्रांति हो रही है, नीमच। नीमच मेवाड़ के एकदम पास में पड़ता है अपने। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था सोवर्स। पॉलिटिकल एजेंट समझ गए, हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता है, उसको क्या बोलते हैं। उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, सोवर्स। इसको समाचार मिले कि कहां पर क्रांति हो गई, नीमच। तो ये बेचारा मेवाड़ की सेना लेके जाता है, कोटा बूंदी के राजाओं को कहता तुम भी अपनी सेना भेजो। तो 3 सेनाएं लेके जाता है, कहां कहां की, मेवाड़, कोटा और बूंदी, वापस नीमच पे कब्जा। तो वापस नीमच पे कब्जा करने वाला अंग्रेज कौन था, 6 जून को। कब करता है, 3 जून को क्रांति होती है, 6 जून को सोवर्स वापस कब्जा कर लेता है। कहां कहां की सेना की सहायता से, मेवाड़, कोटा और बूंदी। 6 जून को, ऑन 6 जून, 6 जून को, ऑन 6 जून, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, पीए लिख लो। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, मेवाड़, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, मेवाड़, कोटा, बूंदी, मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लेता है। मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लेता है। रिकैप्चर्ड नीमच विद हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ मेवाड़, कोटा एंड बूंदी। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लेता है। रिकैप्चर्ड नीमच विद हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ मेवाड़, कोटा एंड बूंदी। मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की सेना की सहायता से मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है।
सॉरी नीमच पर पुनः अधिकार कर लेता। रिकैप्चर्ड नीमच विद हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ मेवाड़, कोटा एंड बूंदी। किसने वापस कब्जा किया? सॉवर्स। जब ये नीमच गया तो उसको पता चला कि वहां से अपने 40 अंग्रेज भागे हैं। कितने अंग्रेज? 40 अंग्रेज। यहाँ से जब क्रांति हुई, सैनिकों ने मारना शुरू किया तो वो यहाँ से भाग गए। पता लगा है साहब कहां पर गए? ये 40 अंग्रेज भाग के गए हैं। एक चित्तौड़गढ़ में गांव है डूंगला। कौन सा गांव था? तो 40 अंग्रेज कहां पर छुपे हुए थे? डूंगला। एक किसान थे उनके पास में, उन किसान का नाम था रुगाराम जी। क्या नाम था? तो कौन से किसान ने शरण दे रखी थी? किसने? रुगाराम। किसको? 40 अंग्रेजों को, जो कहां से भागे थे। कहां से? नीमच। तो वर्ष डूंगला आता है, रुगाराम जी को थैंक यू बोलता है, उन 40 अंग्रेजों को वहां से रेस्क्यू करता है। मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर, तो इनको कहां लेके जाता है? उदयपुर। उदयपुर में अपने उस समय जो महाराणा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। उदयपुर महाराणा कौन थे? राजा महाराजा सब अंग्रेजों के साथ थे। तो स्वरूप सिंह जी ने उन 40 अंग्रेजों को अपने एक महल में रखा था, जगमंदिर। कौन से महल में? जगमंदिर, पिछोला जेल में। जगमंदिर कहां पर है? देखो, 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। लाइन चेंज कर लिखो। डूंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डूंगला। डूंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डूंगला। डूंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डूंगला। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी थी। ए फार्मर नेम्ड रुघाराम गेव शेल्टर टू देम। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी थी। ए फार्मर नेम्ड रुघाराम गेव शेल्टर टू देम। रुघाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी थी। ए फार्मर नेम्ड रुघाराम गेव शेल्टर टू देम। देखो, पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स इन्हें उदयपुर लेकर आता है। पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स ब्रॉट देम टू उदयपुर। इन्हें किन्हें? 40 अंग्रेजों को ना। पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स इन्हें उदयपुर लेकर आता है। पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स ब्रॉट उदयपुर टू देम। ब्रॉट उदयपुर टू देम, इन्हें उदयपुर लेकर आता है। कहां लेके आता है इनको? उदयपुर। लाइन चेंज करके लिखो। महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस। इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। कहां पे जगमंदिर महल? उदयपुर। कोष्टक में उदयपुर लिख लेना बोले आप। इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस। इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस। राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6। नशीराबाद में पहले क्रांति हो गई। नीमच देवली वाले एक साथ दिल्ली चले गए तो कितनी छावनियों में क्रांति हो गई? 3। अब एक कौन सी छावनी बची? एरिनपुरा। देखो एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर पड़ता है? पाली। अंग्रेजों के एजीजी के 2 ऑफिस थे, एक तो अजमेर, दूसरा कहां पे था? आबू। आबू कहां पर पड़ता है? सिरोही। तो पाली सिरोही पास पास में। तो जैसे अजमेर की रक्षा करनी होती, सेना आती नसीराबाद से या ब्यावर से। कहां कहां से आती? नसीराबाद या ब्यावर। वैसे यदि आबू की रक्षा करनी होती, सेना कहां से भेजते? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा के कुछ सैनिक कहां पर गए हुए थे? कहां पे गए हुए बोलो? आबू में ये लोग 21 अगस्त को क्रांति करते हैं। कब करते हैं? पूर्बिया सैनिक थे। कौन से सैनिक थे? जो यूपी साइड से फौजी आते उनको अपने बोलते थे पूर्वीय। क्या बोलते थे? पूर्व दिशा से, इसलिए क्या हो गए? पूर्वी। तो एरिनपुरा छावनी के कुछ पूर्वीय फौजी थे जिनकी पोस्टिंग कहां पे थी? आबू। आबू में क्रांति कब कर देते हैं? 21 अगस्त। कब करते हैं? 21। वहां पर जो अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था होल। क्या नाम था? तो इन्होंने होल के होल पर हमला किया। किसके घर पर हमला करते हैं? लॉरेंस था, एजीजी लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, उसका बेटा था वहां पे। उसका बेटा घायल हुआ था, जैसे तैसे पिछले दरवाजे से भागा था उसका बेटा। देखो,
21 अगस्त को, 21 अगस्त, 21 अगस्त को, ऑन 21 अगस्त पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा घायल हो गया था। सन ऑफ एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गॉट इंजर्ड। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा घायल हो गया था। सन लिखा हुआ है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पीछे अपना। पहली बात तो यूं ही आना चाहिए, लिखा ना तुमने नहीं लिखा जाए तो पीछे देखो जाके, बोर्ड की तरफ मुंह नहीं फाड़ना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नहीं लिखा जा रहा है यार तुमसे। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा घायल हो गया था। सन ऑफ एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गॉट इंजर्ड। सन ऑफ एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गॉट इंजर्ड। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा घायल हो गया था। ये 21 अगस्त को आबू में क्रांति करते हैं। 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? एरिनपुर। और वहां पर इनके जो बाकी साथी खड़े थे, जोधपुर लीजियनरी खड़ी थी पूरी की पूरी, इनको कहते हैं लो अब यहाँ, अब अपने यहाँ से कहाँ चलेंगे? दिल्ली। देखो 23 अगस्त को, ऑन 23 अगस्त, 23 अगस्त को, ऑन 23 अगस्त विद्रोही एरिनपुरा पहुंचे। विद्रोही एरिनपुरा आते हैं। रिबेल्स कम टू एरिनपुरा। विद्रोही एरिनपुरा आते हैं। क्रांति कहां पे करके आते हैं लोग? आबू। विद्रोही एरिनपुरा आते हैं। रिबेल्स कम टू एरिनपुरा तथा अपने बाकी साथियों के साथ, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, तथा अपने बाकी साथियों के साथ, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, तथा अपने बाकी साथियों के साथ, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब सुनना देखो बात। ये पाली जो था, ये रियासत पड़ती थी मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ का जो समय राजा था उसका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? अच्छा, एक रियासत में एक तो राजा होता था, बाकी भाई क्या कहलाते थे उसके? सामंत। और सामंतों के जो इलाके होते उनको बोलते ठिकाना। क्या बोलते? ठिकाना। तो एक ठिकाना था, उसका नाम था औवा। क्या नाम था? और औवा का जो सामंत है, ठिकानों में क्या बैठते? सामंत। नाम है कुशाल सिंह चांपावत। क्या नाम है? कौन है कुशाल सिंह चांपावत? औवा के सामंत। कहां के सामंत है? औवा कौन सी रियासत का भाग था? मारवाड़। मारवाड़ का राजा कौन था? अब एक राज्य में कई छोटे ठिकाने होते, कई बड़ी ठिकाने, अलग अलग प्रकार के होते। औवा बहुत बड़ा ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पर एक छोटा सा ठिकाना और था, उसका नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? कहाँ पे? पाली में, वही मारवाड़ रियासत के अंदर। और बिठोड़ा का जो सामंत है उनका नाम है कांजी। बिठोड़ा के सामंत का नाम क्या है? कौन कहां का सामंत बनेगा तय कौन करेगा? राजा। तो तख्त सिंह ने बिठोड़ा का सामंत किसको बनाया? कांजी। बिठोड़ा छोटी जागीर है, औवा जो बहुत बड़ी जागीर है। तो औवा का सामंत कौन है? कुशाल सिंह। इसने तख्त सिंह को कहा कि कांजी को किसको पूछ के सामंत बनाया? भाई पूछना इसमें क्या है, मैं राजा हूं, मेरी जिसको मर्जी आएगी उसको बना दूंगा। उसने कहा नहीं, यहाँ का बड़ा सामंत मैं यहाँ का फर्स्ट ग्रेड सामंत हूँ, और मेरे से बिना पूछे तुम इस प्रकार का कोई डिसीजन। ने कहा यार काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तुम बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने बना दिया, कान जी को बना दिया, तेरे जो मर्जी है ना वो कर लेना जाके। कुशाल सिंह गया जाके कान जी को मार दिया।
राजा ने किसी बंदे को किसी एक पोस्ट पर अपॉइंट किया है, तो तीसरा आदमी जाके उसको मार देता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और राजा की आज्ञा के उल्लंघन का मतलब होता था फांसी। इसका मतलब है अब कुशाल सिंह और तख्त सिंह में लड़ाई होगी। किस किस में? कुशाल सिंह और तख्त। कुशाल सिंह सोच रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कुशाल सिंह कहाँ के सामंत है? अहुआ। अहुआ कहाँ पड़ता है? पाली। क्रांति कौन सी छावनी में हुई है? एरिनपुरा। एरिनपुरा भी कहाँ पड़ती है? पाली। एरिनपुरा वाले कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। और कुशाल सिंह को समाचार मिला कि एरिनपुरा में क्रांति होगी, एरिनपुरा वाले कहाँ पे जा रहे हैं? दिल्ली। कुशाल सिंह उनको बीच में रोकते हैं। एक गांव पड़ता है खेरवा। कौन सा गांव है? खेरवा भी कहाँ पड़ता है? पाली। और कुशाल सिंह ने उन सैनिकों को जाके कहा कि तुम भाई कहाँ जा रहे हो? उनका भाई दिल्ली जाएंगे। दिल्ली क्यों जा रहे हो? उनका भाई दिल्ली में बहादुर शाह जफर बादशाह है, और अंग्रेजों का राज खत्म होगा तो बाद में राज किसका आएगा? बहादुर शाह जफर का। तो हम उसके पास जाके हथियार लेंगे, रुपए लेंगे, फिर उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो कुशाल सिंह उनको कहते हैं कि आप अहुआ चलो, अपने अहुआ में मिलकर लड़ते। क्योंकि कुशाल सिंह की लड़ाई किसके साथ है? तख्त सिंह। तख्त सिंह सहयोगी किसका है? अंग्रेजों का। क्रांति भी किसके खिलाफ हुई है? अंग्रेजों के। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, अपने मिल के लड़ते हैं। तो उन सैनिकों ने कहा सर हम तो क्रांतिकारी हैं, हम आपकी तरफ से क्यों लड़े? कुशाल सिंह ने कहा मैं भी क्रांतिकारी। आप कब हुए? कि अभी। अभी। तुम मेरे साथ चलो। तो एर्नपुरा वाले फौजी कहाँ आ गए? अहुआ। किसके साथ? और सबके नेता कौन बन गए अब? कुशाल सिंह। कौन से गांव से लेके आए उनको? खेरवा। कौन से गांव में? देखो, खेरवा नामक स्थान पर, पाली में जगह, एट प्लेस नेम्ड खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड खेरवा। विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अहुआ। विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अहुआ। विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अहुआ। अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अहुआ। तथा कुशाल सिंह ने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। एंड कुशाल सिंह लेड देम, वो लीडर बन गए, इनके लीड किया उन्होंने। तथा कुशाल सिंह ने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। एंड कुशाल सिंह लेड देम। कुशाल सिंह ने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। एंड कुशाल सिंह लेड देम। अब कुशाल सिंह की पहले लड़ाई किससे चल रही है? जोधपुर के राजा से। जोधपुर के राजा कौन है? तख्त सिंह। एरनपुरा वालों की लड़ाई किससे? अंग्रेजों से। पर एरनपुरा वाले किसके साथ आके मिल गए? कुशाल सिंह। इसका मतलब कुशाल सिंह की लड़ाई भी किससे हो गई? अंग्रेजों से। कुशाल सिंह ने दो पंगे एक साथ ले लिए, जोधपुर के राजा से और अंग्रेजों से। तो कुशाल सिंह के खिलाफ फौज आएगी, दोनों तरफ से आएगी, जोधपुर के राजा की तरफ से भी आएगी और अंग्रेजों। कहाँ के सामंत को जाके हमारा? बिठोड़ा। कहाँ के? तो पहली जो लड़ाई हुई, लड़ाई कहां पर होती है? बिठोड़ा। लिखो, बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा कहां पड़ता है? पाली। बैटल ऑफ बिठोड़ा। आठ सितंबर 1857 को। कब हुई बिठोड़ा की लड़ाई? बताओ देखे। अंग्रेजों ने अपना जो बंदा भेजा उसका नाम था कैप्टन हीथकोट। जोधपुर के राजा ने अपना जो सेनापति भेजा उसका नाम था कुशल राज सिंघवी। किससे लड़ने के लिए आए लोग? कुशाल सिंह चांपौत, जो कि कहाँ के सामंत है? आउआ। और कौन सी छावनी के फौजी उनके साथ है? एरनपुर। कौन सी छावनी के? उतार लो, ऐसा कैसे उतार लो? बैटल ऑफ बिठोड़ा। बिठोड़ा की लड़ाई।
उतार लिया। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों की तरफ से कुशल राज सिंह भी। और सामने कौन है आपका? कुशाल सिंह चांपत। कौन सी छावनी के फौजी है? तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को और जोधपुर को एक साथ हराया। तो बिठौड़ा की लड़ाई में किसकी जीत हुई? इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल। एक जोधपुर वालों की तरफ से एक बड़ा सेनापति, वैसे तो कई लोग शहीद भी होंगे, पर जोधपुर का किलेदार था। किलेदार समझते हो? तो किला संभालता वो कौन हो गया? एक किलेदार था, उसका नाम था ओनाड सिंह पंवार। कौन था वो? इस लड़ाई में काम आ गया था। तो जोधपुर का एक बड़ा सेनापति लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया, कौन था? देखो, जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर। जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। डाइड वाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। डाइड वाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। डाइड वाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। कौन युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? ओनाड सिंह। अंग्रेजों के लिए बड़ा सेटबैक था यार। अपनी सेना गई, जोधपुर के राजा ने सेना भेजी, दोनों एक साथ हार के आ गए। किससे? खुशहाल सिंह से। तो अंग्रेजों ने कहा बदला लेने के लिए हम जाएंगे, ढंग से जाएंगे। पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, तो पैट्रिक लॉरेंस ने कहा मैं खुद जाऊंगा। उधर से उसने जोधपुर के एजीजी, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट को मैसेज किया कि तू आ जा। तो अजमेर से तो कौन गया? एजीजी। जोधपुर से कौन आया? पॉलिटिकल एजेंट। किसे लड़ने के लिए? पहले वाले के 10 दिन बाद। पहले वाले के, इस बार जिस गांव में लड़ाई हो रही है, उस गांव का नाम है चेलावास। कौन सा है? पाली में जय बर्दली को चेलावास का युद्ध। पहले वाले के 10 दिन बाद मतलब कब होगी? एजीजी खुद आया। बताओ एजीजी कौन था? नाम बताओ देखे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किस पोस्ट पे था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? किस पोस्ट पे था? एजीजी, एजेंट टू। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमेसन। कौन था? मैकमेसन। और इधर से जो सामने लड़ रहे हैं वो अहुआ के सामंत है। अहुआ के सामंत का नाम क्या है? कुशाल सिंह चांपत। और कुशाल सिंह के साथ कौन सी छावनी के फौजी हैं? कौन सी छावनी के? एरनपुरा। कौन कौन है बताओ देखे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन सामने से किससे लड़ने के लिए आए? कुशाल सिंह चांपत। एक तरफ से दोनों अंग्रेज आए, इधर से कौन लड़ रहे हैं? इंडियन। इस युद्ध का नाम ही हो गया काले गोरों का युद्ध। क्या हो गया? एक तरफ गोरे सेनापति थे, एक तरफ से अपने वाले लड़ रहे थे। लिखो, इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। फिर कुशाल सिंह जीतता है, अंग्रेजों को हराता है इस बार। लिखो, इस युद्ध में भी कुशाल सिंह जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल ऑल्सो। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई। हाँ? इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल ऑल्सो। मैकमेसन को मार ही दिया था। मैकमेसन की गर्दन काट के अहुआ के किले पे लटका दी थी। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, मैकमेसन ने मार के अहुआ ऊपर टांगियो।
मैकमेसन कहाँ टांग दिया गया था? अब देखो, मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। कोई पूछेगा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट काम आ गया था, तो कौन सा था? मैकमेसन। मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। किसको मार दिया गया था? मैकमेसन। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? चेलावास। तो चेलावास और मैकमेसन की समाधि है, पूजा होती है मैकमेसन, अगरबत्ती करते हैं लोग, मैकमेसन मन्नतें पूरी करता है। अपने ज्यादातर लोग इस प्रकार से जो कुमौत मर गए है ना, जिनकी मौत नहीं थी, किसी एक्सीडेंट में इस प्रकार से कोई हो गई, उनमें ज्यादातर की पूजा करते हैं, मैकमेसन की पूजा करते हैं। आसपास के लोग अगरबत्तियां करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मैकमेसन मन्नतें पूरी करता है। तो कोई पूछ ले कि मैकमेसन की समाधि कहाँ है, तो कहाँ है? तो कौन सी लड़ाई में काम आया था? दो लड़ाइयां लगातार 10 दिन के गैप में, पहले बिठौड़ा बाद में चेलावास, दोनों में अंग्रेज आ रहे हैं, दोनों में किसकी जीत हो रही है? कुशाल सिंह। तो अंग्रेजों में तो अफवाह फैली है कि कुशाल सिंह के वहां आउवा में एक सुगाली माता का मंदिर है। कौन सी माता जी का? और जब तक आउवा वालों के पास में सुगाली माता है, तब तक आउवा वाले किसी से भी हारेंगे नहीं। इसलिए अजमेर वाले अंग्रेज कुशाल सिंह से लड़ने ही नहीं गए। अजमेर वाले अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई, वहां देवी देवता का वास है और वो अब किसी से भी हारेंगे नहीं। दिल्ली बॉम्बे से इनको खूब समाचार आए, यार हमारे पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया है, इतने बड़े अधिकारी को मारा, जाके बदला लो। पर ये नहीं गए, इन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे तो पार नहीं पड़ेगी यहाँ से। उधर जब अंग्रेज जाने बंद हो गए, कुशाल सिंह के साथ में कौन सी छावनी की फौजी थे? एरनपुरा। उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे, तभी तो कुशाल सिंह बीच में लेके आए थे। उनका हम दिल्ली जाएंगे भाई। कुशाल सिंह ने कहा ठीक है दिल्ली जाओ, आपने 2 लड़ाइयों में मेरी सहायता की, अब आप दिल्ली जा रहे हो तो मेरी सेना भी लेके चले जाओ। कुशाल सिंह ने थोड़ी अपनी सेना भेज दी, एरनपुरा वाले सारे सैनिक कहाँ चले गए? वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अब कुशाल सिंह सेना ज्यादा है या कम? पर कुशाल सिंह आराम से बैठे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से तो अटैक होने क्या हो गए, बंद। 4 महीने बीत गए। कितने महीने? सितंबर की लड़ाई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 18 सितंबर को लड़ाई भी थी। अब वापस आ गए 18 जनवरी, क्या आ गई? 4 महीने बाद 18। अब अंग्रेज बाहर से सेना लेके आए। अंग्रेजों को बाहर से भेजा गया, भाई राजस्थान वाले अंग्रेज तो लड़ नहीं रहे, पर जाके बदला लो, अपने इतने बड़े अधिकारी को मारा है। इसलिए इस बार घर पर ही हमला किया गया। कुशाल सिंह का घर कहां पर? आउवा। इसलिए हमला कहां पर किया गया? आउवा। 20 जनवरी को। कब किया गया? देखो, आउवा का युद्ध, बैटल ऑफ आउवा। तो तीसरी जो लड़ाई है वो आउवा में भी। आउवा भी कहां पर आपका? पाली। साल चेंज हो गया, 1858 हो गया। अंग्रेजों की तरफ से सेना लेके आया था कर्नल होम्स। जोधपुर के राजा ने अपना जो बंदा भेजा था वो था हंसराज जोशी। जोधपुर राजा ने किसको भेजा था? हंसराज जोशी। किसे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह कहाँ के सामंत है? आउआ। पर इस बार उनके साथ एरनपुरा वाले सैनिक नहीं है, क्योंकि एरनपुरा वाले बीच में कहाँ चले गए थे? दिल्ली। कब हमला किया था अंग्रेजों ने? 20 जनवरी। कब किया था? 20, 21, 22, 23। 4 दिन तक कुशाल सिंह अंग्रेजों से लड़ते हैं। 23 तारीख को शाम तक जाते जाते कुशाल सिंह की समझ में आ गई कि अंग्रेजों के खिलाफ हार पड़ेगी। तो कुशाल सिंह सहायता के लिए जाते हैं मेवाड़। कहाँ जाते हैं? क्योंकि मारवाड़ वाले राजा से तो बनती नहीं वैसी, तो अपने सहायता के लिए कहाँ चलते हैं? मेवाड़। पाली ऐसी लोकेशन पर है कि एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ क्या पड़ता है? मेवाड़। कुशाल सिंह कहाँ चले जाते हैं? अब साहब, कुशाल सिंह यदि युद्ध को बीच में छोड़ के जाएंगे, लड़ाई कौन करेगा? कुशाल सिंह एक छोटे भाई है, उनका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? अहुआ के पास में एक जगह पड़ती है, जगह नाम है लांबिया। कौन सी जगह? तो युद्ध को लीड करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? पृथ्वी सिंह कहाँ के सामंत है? कहाँ के सामंत है? क्योंकि भाई लांबिया वाले पृथ्वी सिंह युद्ध को लीड करेंगे, क्योंकि कुशाल सिंह कहाँ जा रहे हैं? देखो, कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए।
खुशहाल सिंह मूड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। खुशहाल सिंह मूड टू मेवाड़ गेट हेल्प। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। वैसे सेना कम पड़ रही थी उनकी तो वैसे भी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। खुशहाल सिंह कितनी तारीख को निकल के गए थे? 23। 24 को अंग्रेज आउआ पे कब्जा कर लेते हैं। लिखो 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। तारीख याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी। ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने आउआ पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउआ। अंग्रेजों ने आउआ पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउआ। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे। उन्हें लगा यही करवा रही है, सब कुछ करवा रही है तो। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे। एंड टुक आइडल ऑफ सुगली माता। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे। एंड टुक आइडल ऑफ सुगली माता। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे। एंड टुक आइडल ऑफ सुगली माता। लाइन चेंज करके लिखो। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। कैसी मूर्ति है? माता जी के 10 तो सिर हैं, 54 हाथ है। कितने सिर हैं? देख लो। इसमें सुगली माता के 10 सिर व 54 हाथ हैं। सुगली माता हैज 10 heads and 54 hands in it। इसमें सुगली माता के 10 सिर व 54 हाथ हैं। सुगली माता हैज 10 heads and 54 hands in it। इसमें सुगली माता के 10 सिर व 54 हाथ हैं। सुगली माता हैज 10 heads and 54 hands in it। अंग्रेज इसको अजमेर के एक म्यूजियम में रखते हैं, उसका नाम था राजपूताना म्यूजियम। क्या नाम था? देख लो। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स kept it in राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स kept it in राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स kept it in राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। बाद में जब हमारा राजस्थान बन गया ना, तो अपने पाली में एक म्यूजियम बन गया था, बांगड़। कौन सा म्यूजियम था? तो बाद में इसको कहां पे रख दिया गया था? कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। लेटर ऑन वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। पाली के कौन से म्यूजियम में रखा गया था? कल पढ़ेंगे बाकी।